सुबह के करीब 7 बज चुके थे और शिवा को ऑफिस 8 बजे जाना था। लेकिन शिवा रोज की भांति उस दिन लेट से उठता है। उसकी पत्नी जब उठती है उसके बाद उसके कमरे में, उसके बेडरूम में जाती है तो देखती है कि शिवा घर्राटे मारकर सो रहा है, खर्राटे भर रहा है, चैन की नींद सो रहा है। अब उसकी पत्नी शिवा को आवाज लगाती है कि शिवा उठो, अब तुम्हें तैयार होने का समय आ गया है, तुम्हें ऑफिस भी जानी है। अब वो उठता है, हाँ में सर हिलाता है और दीवार पर उसके आंखों के बेड के जस्ट सामने ही टंगी दीवार घड़ी को घूर कर देखता है, जैसे कि वो उस घड़ी से कहना चाहता हो कि भाई कुछ देर के लिए रुक जाओ, थोड़ा और समय दे दो। फिलहाल वो घड़ी को घूरता घूरता फिर दोबारा कब सो जाता है ये शिवा को नहीं पता चलता है। अब उसकी पत्नी इतने में रोज की भांति अपने किचन में जाती है, उसके लिए नाश्ता तैयार करती है। नाश्ता तैयार करने के बाद आधे घंटे के बाद यानी कि करीब तकरीबन 7:30 बजे वो फिर से जब शिवा के कमरे में आती है तो देखती है कि शिवा फिर से जैसे सो रहा था वैसे सो रहा था। दरअसल शिवा रात भर पता नहीं कि इस अनजानी सी उलझन में पूरी रात जगा था, जो वो अपने पत्नी को नहीं बताना चाहता था और ना ही पत्नी से उसने बताया। तो उसकी पत्नी सोचती है कि हो सकता है शिवा की तबीयत खराब हो इसलिए आज ऑफिस ना जाना चाहता हो, लेकिन चूंकि अब उसने नाश्ता बना लिया था इसलिए शिवा को जगाती है। शिवा तुरंत उठता है, जाता है, फ्रेश होता है वॉशरूम में। 10-15 मिनट बाद तैयार होकर वो फिर से अपने बेडरूम में आता है। उसकी पत्नी उसे कहती है कि नाश्ता कर लो, ड्यूटी जा रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, आज मेरा नाश्ता करने का मूड नहीं है। अब उसकी पत्नी उससे कहती है कि ऐसा क्या है जो तुम इतना हैरान परेशान हो रात से ही, सब कुशल मंगल तो है। तो वो कहता है कि हाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन मेरा आज मन पता नहीं कैसे खराब है, दुखी है अनजानी बातों से। दोस्तों देखते होंगे कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे दिन आते हैं जब हमारे पास किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन हमारा मन न कहीं काम में लगता है, कभी कभी न हम किसी काम को करना चाहते हैं। कहने का मतलब दिन बहुत नीरस लगता है, वैसे ही नीरस दिन शिवा को भी लग रहा था। अब वो तैयार होके बिना नाश्ता किए, उसकी पत्नी उससे बहुत जोर जबरदस्ती करती है लेकिन वो नाश्ता नहीं करता है। अब वो जैसे ही अपना कदम बेडरूम से बाहर निकालता है, बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो जब तक कुछ सोचता समझता अपने कार के पास पहुंचता है तो उसे याद आता है कि वो आज कार की चाबी अपने बेडरूम से उठाना भूल गया। अब वो जैसे ही पीछे फिर से दोबारा अपने बेडरूम में जाने के लिए होता है, वैसे ही देखता है कि उसकी पत्नी दौड़ती हुई एक हाथ में टिफिन दूसरे हाथ में कार की चाबी लिए उसकी तरफ भागी चली आ रही थी। शिवा अपने पत्नी के हाथों से चाबी लेता है और लंच बॉक्स को कहता है कि इसको वापस ले जाओ, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है। कार की पिछली सीट पर शिवा की पत्नी उसका लंच बॉक्स रख देती है। अब शिवा ऑफिस आ जाता है, अपने ऑफिस में वो बैठता है, कुछ देर काम करता है। अचानक ऑफिस के प्यून से जो चपरासी होता है उससे कहता है कि मिसेस शुक्ला को बुला दीजिए। दरअसल जिस कंपनी में शिवा काम कर रहा था उस कंपनी का वो मैनेजर था और उसके अंडर में करीब 50 से 60 एम्प्लॉय थे। उस कंपनी का काम था गर्म पानी की बोतलों को बनाकर मार्केट में सप्लाई करना। अब जैसे ही वो चपरासी मिसेस शुक्ला जो कि शिवा के अंडर में ही काम करती थी, उनके नीचे काम करती थी, जब शिवा कहीं बाहर जाता था कंपनी के काम के सिलसिले में तब पूरी कंपनी की देखरेख मिसेस शुक्ला ही करती थी। अब जैसे ही वो प्यून चपरासी आगे बढ़ता है बुलाने के लिए, वैसे ही शिवा उसे रोकता है, कहता है कि रहने दो, मत बुलाओ। अब वो हंसता है एक बार शिवा को देख के, लेकिन शिवा को एक अनजानी सी उलझन खाए जा रही थी। अभी वो कुछ ही सोच ही रहा था, एकदम हैरान परेशान सा। अचानक उसके फोन पर एक कॉल बजती है। वो फोन उठाता है। फोन उठाने के बाद उससे कहा जाता है, सामने वाला जिसने फोन किया था उधर से एक महिला, एक लेडीज की आवाज आती है और कहा जाता है कि वो बसेरा आश्रम से बोल रही हैं। बसेरा एक वृद्धाश्रम था और
वृद्धाश्रम से बोल रही हैं। अब जब वो फोन सुनता है उस महिला का तो कहता है कि हाँ मैडम बताइए। तब वो महिला उधर से कहती है कि सर आप शिवा सर ही बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैडम शिवा सर ही बात कर रहा हूँ। तो बताती है कि दरअसल आपको वृद्धाश्रम आना होगा, शाम को 6 बजे आपकी मीटिंग है। अब शिवा बहुत परेशान हो जाता है कि उसे 4-5 घंटे की दूरी तय करके वृद्धाश्रम पर जाना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या हो गया, उस महिला से पूछता है, लेकिन उस महिला ने उसको कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया। अब वो तुरंत ही तैयार होता है, ऑफिस से मिसेस शुक्ला को बुलाता है, उस दिन के सारे काम समझाता है और उसके बाद वो अपनी कार को, चूंकि वो अपने आप को थका महसूस कर रहा था, उसको मानसिक शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए वो देहरादून बस से जाने का निर्णय लेता है। दोस्तों आखिर ऐसा क्या था जो शिवा पिछली रात सही से सो नहीं पाया था, और ऐसा कौन सा संबंध था उस वृद्धा आश्रम और शिवा का, जो कि शिवा बहुत व्यस्त होने के बाद भी इतना उसका मन काम करने का नहीं कर रहा था, अपने ऑफिस में काम नहीं करता है, लेकिन सिंगल एक फोन कॉल पे वो भगा भगा 4-5 घंटे की दूरी देहरादून, वो भी बस से जाने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत ही मार्मिक कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है और पूरी तरीके से सामाजिक कहानी है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ेंगे, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर देना। और दोस्तों आप लोगों से एक शिकायत मेरी रहती है हमेशा, आप वीडियो अच्छा लगे, कहानी अगर मेरी अच्छी लगे तो आप देखिए, अथवा कोई बात नहीं, पर हमारी मेहनताना के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब या चैनल पर लाइक एक आपकी जरूर आनी चाहिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी सामाजिक कहानियां लाते रहें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अपने चैनल पर एक मुहिम चल रही है, जिनका प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा सपोर्ट हमें प्राप्त होता है, उनका नाम हम कहानी में जरूर लेते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था, और उम्मीद है आपका भी प्यारा सा कमेंट इस कहानी पर आएगा। जब आप कमेंट किया करिए, तब आप कहानी कहाँ से सुन रहे थे, किस जिले से सुन रहे थे, किस राज्य से सुन रहे थे, किस गांव से, किस प्रदेश से, किस कस्बे से, किस मोहल्ले से, दोस्तों ये जरूर बता दिया करिए। फिलहाल कहानी बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग कहते हैं कि हम कहानी को ज्यादा लंबा खींच देते हैं। सबसे पहला नाम जो आज मेरे पास आया है, नाम है रामराज यादव। ये कहानी सुनते हैं हमारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। दूसरा नाम है विपिन पटेल, इन्होंने अपना एड्रेस नहीं लिखा है कि ये कहानी कहाँ से देखते हैं। तीसरा नाम है घनश्याम सिंह बस्ती उत्तर प्रदेश से। चौथा नाम है विश्ववीर सिंह राजस्थान जयपुर से। संदीप बिश्नोई जी हैं आंध्र प्रदेश से। और एक ऐसा नाम जिनका प्यार कमेंट और सपोर्ट हमें हमारी हर कहानियों पर मिलता है, इनका कमेंट जरूर आता है और मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप ऐसे शख्स हैं जो मेरी कहानियों को इतना चाव से, इतना प्यार से सुनते हैं और आपका सपोर्ट हमें जरूर प्राप्त होता है। वो नाम है श्रवण कुमार हैं, हरदोई इनका गांव पड़ता है भिठाही, भिठाही गांव से हैं, हरदोई जिला है। श्रवण कुमार जी आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपका प्यार और सपोर्ट हमें हमेशा ऐसे मिलता रहेगा। तो ये थे उन लोगों के नाम, आप भी बता दीजिएगा पूरी कहानी आखिरी तक सुनकर की कहानी आपको कैसी लगी, ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर लूं। दोस्तों फिर वो जाता है बस स्टॉप पे, बस स्टॉप से बस पकड़ता है, देहरादून पहुंचता है। देहरादून पहुंचने के बाद उस बसेरा आश्रम के जो ट्रस्टी होते हैं, जो मेन मालिक होते हैं, जोशी जी के सामने बैठता है। जोशी जी उसे देखते हैं। जोशी जी उससे कहते हैं कि देखिए शिवा भाई, दरअसल आज आपको बुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आप जान ही रहे हैं कि ये एनजीओ, ये संस्था वृद्ध लोगों की सहायता करती है। जो भी ऐसे लोग हैं जो धनाढ्य हो गए, अपने माता पिता को छोड़कर वृद्धाश्रम चले जाते हैं, उनकी पूर्ण रूप से सेवा करती है। और मुझे 10 साल इस संस्था को चलाते हुए हो गया,
और इन 10 सालों के बाद अब मैं बुजुर्ग भी हो चुका हूँ, चूंकि जोशी जी थे उनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी। इसलिए मुझे लगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अच्छा नेक दिल इंसान वो आप ही हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको फ़ोन मिलवाया और आप चले भी आए। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अगर आप मुझे इस संस्था का ट्रस्टी मालिक बनाना चाहते हैं तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं बनने के लिए तैयार हूं। तब तक जोशी जी शिवा से कहते हैं कि शिवा जी, आपको 1 लाख रुपए इस एनजीओ के फंड में डालने होंगे ट्रस्टी बनने के लिए, जो कि एनजीओ का ट्रस्ट का यहाँ का रूल है। अब शिवा कहता है कि ठीक है सर, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं अपने कंपनी के अकाउंट से जो मेरी कुछ सेविंग है वो मैं डाल दूंगा। दरअसल दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है, ये जो शिवा था, शिवा अपने कंपनी के काम के सर्वे के सिलसिले में गर्म पानी की बोतलों को सप्लाई करने के लिए उसकी पोस्टिंग देहरादून होती है। देहरादून के बगल ही नैनीताल पड़ता है, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़ और पहाड़ी जितने जिले हैं वहां सब शिवा को ही कवर करने थे। अब शिवा का काम ऐसा था कि वो 2 बजे छूट जाता था अपने कामों से। उसके बाद उसके पास बहुत सारा टाइम होता था फालतू का। वो दिन भर मोबाइल देखा करता था, दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करता रहता था, लोगों की वीडियो देखता रहता था। एक दिन शिवा को ख्याल आता है कि मैं दिन भर खाली हूँ, 2 बजे के बाद जब मेरी छुट्टी हो जाती है तो मैं होटल में जाकर पड़े पड़े बोर हो जाया करता हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। ऐसे में मेरा मानसिक संतुलन तो बिगड़ ही रहा है, नौकरी भी सही से नहीं चल रही है। अब वो अपने मन में उसी होटल के बेड पर लेटे लेटे सोचता है कि क्यों ना मैं कोई परोपकार का अच्छा काम शुरू करूं। अचानक वो अपने बेड से उठता है, होटल से बाहर आता है और अनजाने की तरह, जिसकी कोई मंजिल ना हो, जिसका कोई रास्ता ना हो, कई बार जीवन में हम लोग ऐसे रास्ते पर चलते हैं, शिवा भी ऐसे रास्ते पर चलता है। उसे अचानक चौराहे पर एक बोर्ड दिख जाता है, उसी एनजीओ का, उसी वृद्धाश्रम का। अब वो बोर्ड दिखता है तो उस बोर्ड में लिखा रहता है कि 3-4 दिन बाद से शाम को 4 बजे के बाद यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन होना है। अब जब वो देखता है तो वो सोचता है कि बहुत अच्छी टाइमिंग है, 2-3 दिन बाद मैं यहाँ पे आऊँगा वृद्धाश्रम पे और भागवत कथा का आनंद उठाऊँगा। अब 3-4 दिन के बाद वो जाता है, भागवत कथा स्टार्ट हो चुकी थी। पहुंचता है, अचानक हॉल में घुसता है। हॉल में घुसने के बाद वो सबसे पीछे वाली सीट पर आराम से बैठ के भागवत कथा का आनंद ले रहा होता है। तब तक एक 25 साल की युवा लड़की, जिसके चेहरे पर एक तेज होता है, आती है और शिवा के कान में कहती है कि भाई साहब, आपने अभी अपने पैरों में चप्पल पहन रखे हैं। अब शिवा अपने पैर की तरफ देखता है और फिर लोगों के पैरों की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वास्तव में जो लड़की कह रही है, जिसका नाम गरिमा है, वो सही कह रही है। अब वो अपने चप्पल को बाहर उतार कर बैठ जाता है और जैसे ही उस कुर्सी पर बैठता है, कुछ देर बाद उसकी बगल वाली कुर्सी जैसे ही खाली होती है, गरिमा उस कुर्सी पर आकर विराजमान हो जाती है। अब गरिमा और शिवा दोनों अगल बगल की कुर्सी पर बैठे थे। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं। धीरे धीरे समय कटता जाता है। अचानक एक दिन उत्सुकतावश गरिमा से कुछ देर के लिए शिवा बात करता है तो गरिमा बताती है कि दरअसल वो इसी एनजीओ में पिछले 5 साल से सेवा दे रही है। गरिमा से पूछता है शिवा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो गरिमा बताती है कि मैं अब अकेली रह गई हूँ। दरअसल मेरे पिताजी एक किराए के मकान में इसी देहरादून में रहते थे, लेकिन उनका करीब 7-8 साल पहले एक कार एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। अब वो मर गए। मेरी माँ थी, चूँकि हम लोग किराए के मकान में रहते थे, माँ भी अब थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी थी और मैं अभी कमाने योग्य नहीं थी। पढ़ाई लिखाई मेरी चल रही थी। जब मेरे पिताजी गुजर गए तो मुझे पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ी और फिर हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे एक वृद्धाश्रम है, असहाय लोगों की सहायता करता है। और फिर मैं अपनी माँ को लेकर इसी आश्रम में आ गई और आश्रम ने हमें सहारा दे दिया और हम इसी आश्रम में रहने लगे।
मेरी माँ इसी आश्रम में सिलाई का, कभी खाना बनाने का, कभी बर्तन धुलने का काम करने लगी। लेकिन अभी 2-3 साल पहले उनको भी कैंसर हो गया था, वो भी चल बसी। अब मैं अकेली हूँ और इस पूरे आश्रम में देख रेख का काम करती हूँ। आश्रम में ही एक पुस्तकालय है, उसी पुस्तकालय की देख रेख करती हूँ। जब शिवा ये सब बातें सुनता है तो उसे अंदर से बहुत दुख होता है कि आदमी आज इतनी भागम भाग में, हर कुछ पाने की ख्वाहिश में कहाँ तक भगा चला जा रहा है। लेकिन एक लड़की है, कितनी सुंदर है, कितनी सीधी सादी है, उम्र भले ही 25 साल की हो गई हो, लेकिन इसे देखने में, इसके बात करने के तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 25 साल उम्र पूरी कर चुकी है। अब दोनों बातें करते हैं। अब एक दिन संडे का दिन होता है, रविवार का दिन होता है, क्योंकि रविवार को उस आश्रम का पुस्तकालय बंद रहता था। लेकिन शिवा अपने होटल से सुबह 9 बजे ही पुस्तकालय की तरफ आता है तो देखता है पुस्तकालय बंद है। लेकिन कुछ देर बाद ही देखता है कि गरिमा पुस्तकालय को खोल रही है। अब वो अंदर जाता है, किताब लेता है। गरिमा उससे पूछती है कि आपको पता था कि इस आश्रम का जो पुस्तकालय है वो रविवार को बंद रहता है, फिर भी आप चले आए? तब कैसे भी सोचकर शिवा गरिमा से कहता है कि गरिमा, दरअसल मैं तुमसे बात करने आया था। वो शायद सहायता करना चाहता था उसकी। अब दोनों की धीरे धीरे बातें होने लगती हैं। अचानक एक दिन जोशी जी, जो कि वो उस एनजीओ के ट्रस्टी थे, जो उस एनजीओ के मेन थे, उनको शिवा का फोन आता है और शिवा से कहते हैं कि शिवा भाई साहब, मैं कहीं देहरादून से बाहर आया हूं और आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने आश्रम की एक वृद्धा हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है, उनको जो है एक अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा दीजिए। ठीक ठाक अस्पताल में उनके घर वाले 24 घंटे बाद आ जाएंगे और आपका सहयोग करने के लिए आपके साथ गरिमा जाएगी। अब जब शिवा को ये सब बातें पता चलती हैं तो गरिमा को भी खुशी होती है। दोनों जाते हैं हॉस्पिटल में, उस बुजुर्ग को एडमिट कराते हैं। अब डॉक्टर कहता है कि इनकी रिपोर्ट सुबह आएगी, आप लोगों को सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। अब दोनों वहीं अस्पताल के कैंटीन में जाते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, सुबह का इंतजार करते हैं। आज दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं। शिवा अपने पूरे जीवन के बारे में बताता है, गरिमा भी अपने पूरे जीवन के बारे में बताती है। लेकिन शिवा ये नहीं बताता है कि वो शादीशुदा है। अब धीरे धीरे दोनों की बातों बातों में कब सुबह हो जाती है पता नहीं चलता और फिर डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर कहते हैं कि वो जो पेशेंट भर्ती थी, बुजुर्ग महिला, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन उनको 1-2 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। अब गरिमा और शिवा दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर फिर से बातें करते हैं। फिर ये दोनों लोग निकलते हैं। अपना फोन आता है जो एनजीओ के अध्यक्ष थे कि ठीक है, उनके घर वाले अब आ गए होंगे, आप लोग चले आइए। अब गरिमा को छोड़ने के लिए अपनी कार पे शिवा गरिमा को बैठाता है और रास्ते में कहता है, कुछ खाओगी, समोसा खाओगी? तो गरिमा मुस्कुराकर कहती है, हाँ बिल्कुल खाऊंगी। तो वो कहता है कि देखो, तुम्हारे वहाँ पे आश्रम में समोसा वगैरह तो हमेशा वितरण होता ही रहता है गरिमा, तुम्हें मैं आज इडली डोसा खिलाऊंगा। गरिमा खुश हो जाती है। अब आज वो जाता है, कई चीज़ों का ऑर्डर करता है, इडली डोसा, जो जो उसके समझ में आता है वो ऑर्डर करता है। और गरिमा उन चीज़ों को ऐसे खाती है चाव से जैसे उसने जीवन में ना देखा हो। उसके बाद खाने पीने के बाद गरिमा जैसे ही कार में सवार होती है, वो शिवा से कहती है, शिवा मुझसे तुमसे एक बात करनी थी। शिवा कहता है, बोलो क्या बात करनी थी? तो वो कहती है, दरअसल मुझे आश्रम में अब अच्छा नहीं लगता, अब मैं आश्रम में जाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन शिवा की मजबूरी थी कि इधर वो शादीशुदा था, करता भी क्या। शिवा कहता है, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। अब शिवा उसको लाके आश्रम में छोड़ देता है और फिर अपने होटल चला जाता है। पहुंचने के बाद अगले दिन जैसे ही सुबह शिवा सोकर उठता है तो एनजीओ के अध्यक्ष, आश्रम के अध्यक्ष जोशी जी का फोन शिवा के पास जाता है और वो उसे मिलने के लिए एनजीओ यानी कि अपने उस आश्रम पर बुलाते हैं। आश्रम पर बुलाने के बाद शिवा से कहते हैं कि शिवा देखो, जमाना ऐसा है, पति पत्नी के रिश्ते को अगर छोड़ दिया जाए
तो शायद ही कोई ऐसा रिश्ता है जिस पर लोग उंगली ना उठाते हों। और इतना कहने के बाद जोशी जी शिवा से कहते हैं कि शिवा, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और आगे कहने की कुछ जरूरत नहीं है। शिवा जोशी जी क्या कहना चाहते थे, उनकी पूरी मनोभाव को पढ़ जाता है, समझ जाता है। अब वो अपनी नजरें झुकाकर सीधा उस ऑफिस से, जहां पे जोशी जी एक बड़ी चेयर पर बैठे हुए थे, निकलता है और शांति से होटल की तरफ चला जाता है। और रात भर ये सोचते हुए गुजारता है कि जोशी जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। अगर जोशी जी को ये बातें पता है तो और लोगों को भी पता होंगी। उंगली तो उठनी स्वाभाविक है और उंगली उठ रही है। अब वो धीरे धीरे गरिमा से कटने लगता है। अब वो सोचता है गरिमा जहां होगी मैं वहां नहीं जाऊंगा। और गरिमा जब देखती है कि शिवा का रुझान उसकी तरफ कम हो रहा है, तब गरिमा सोचती है, मंदिर जाती है पूजा करने के लिए और ईश्वर से कहती है, ईश्वर, जीवन में कोई ऐसा नहीं मिला माँ बाप के बाद जो मुझे सहारा दे। आज कोई सहारा देने वाला मिला, उसको भी आप मुझसे दूर करना चाहते हो। आज कोई ऐसा मिला जिससे मैं अपनी दिल की बात मैंने कह दी, उसको भी आप दूर मुझसे खींच रहे हो। अचानक उसी मंदिर में देखती है गरिमा कि शिवा भी सामने से आ रहा है। और शिवा जब गरिमा को देखता है तो वो नजरें छुपाकर दूसरे गेट से मंदिर के घुसना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो दूसरे गेट से अंदर घुसना चाहता है, देखता है सामने गरिमा खड़ी है। गरिमा कहती है, भागो, कहां तक भागोगे। और उसके बाद वो गरिमा से सारी चीजें बताता है। कहता है, गरिमा देखो, हमारी गलती नहीं है, समाज ऐसा है, लोग उंगली उठाएंगे। तो वो कहती है कि नहीं, लोगों को उंगली उठाने दो, हमारे तुम्हारे रिश्ते पवित्र हैं, हम इस चीज की परवाह करते हैं। लोग और समाज की परवाह हम बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि शिवा एक बहुत सोचने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो बारीकी से सोचता है कि अभी लड़की है 25 साल की और मेरी उम्र इससे 4-5 साल ज्यादा है। अगर कल को कुछ ऐसी बातें हो गई तो मैं तो चलो ठीक है दूर का ठहरा, लेकिन ये बेचारी क्या करेगी। इसके ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे, लोग इसको बोलेंगे, लोग इसे गलत निगाह से देखेंगे, तो ये बेचारी कहां अपना मुंह लेके जिएगी। और इसका बेचारी का कोई सहारा भी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो आश्रम के लोग इसे निकाल दें। शिवा इसी उहापोह में गरिमा से बात करना बंद कर देता है। अब धीरे धीरे उसका कंपनी का काम वहां देहरादून में खत्म हो जाता है और फिर वो वापस चला आता है। वापस आने के बाद शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन वो गरिमा को याद ना करता हो, और शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन गरिमा शिवा को याद ना करती हो। धीरे धीरे 2 साल समय को जैसे पंख लग गए थे, समय ऐसे बीत गया कि शिवा को पता ही नहीं चला। लेकिन इस पिछले 1 दिन से शिवा को फिर से आश्रम की याद आने लगी थी। और अगले दिन जब वो रात में नहीं सोया था, अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है, तब उसे आश्रम की बहुत तेजी से याद आ रही थी। और समय इत्तेफाक कहिए कि वो आश्रम से उसका फोन भी आ जाता है। अब वो आश्रम के मेन मुखिया जोशी जी के सामने बैठा था। जोशी जी उसे ट्रस्ट का मालिक बनाने की सोच रहे थे। 1 लाख रुपया उसने बाकायदा अपने फोन से ही ट्रांसफर कर दिए। जो कागजी कार्रवाई होती है वो सारी पूरी कर दी। उसके बाद शिवा को उस एनजीओ का, उस ट्रस्ट का, उस वृद्धाश्रम का मुखिया बना दिया जाता है। अब मुखिया बनने के बाद सबसे पहले गरिमा से मिलने के लिए जोशी जी कहते हैं कि देखो अब आप अध्यक्ष हो गए हो, क्या गरिमा को बुला दूं। तब शिवा कहता है बिल्कुल। अब शिवा को गरिमा से मिलाने के लिए बुलाया जाता है। गरिमा आती है, ऑफिस में पहुंचती है तो देखती है कि जहां पे मेन अध्यक्ष जी जोशी जी बैठते थे वहां शिवा बैठा है। शिवा को देखते ही वो रोने लगती है। शिवा कहता है परेशान मत हो, मैं आ चुका हूं। अब शिवा उस अध्यक्ष से कहता है, जोशी जी से, कि अध्यक्ष जी मैं कुछ इस बच्ची के लिए करना चाहता हूं। तो अध्यक्ष जी कहते हैं क्या करना चाहते हो। तब तक उसके मुंह से निकलता है शादी। तो गरिमा कहती है कि आप करोगे ना मुझसे शादी। तब ईमानदारी से वो कहता है कि नहीं, मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूं,
लेकिन तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ के तुम्हारा जीवन अच्छा बनाने के लिए, तुम्हारा घर बसाने के लिए मैं एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा जो संस्कारी हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, तो मैं उससे तुम्हारी शादी करा दूंगा। गरिमा उसकी आंखों में ऐसे देख रही हो जैसे कि शिवा की आंखों में एक पिता की झलक उसे दिखाई पड़ रही थी। गरिमा की नजरों में शिवा की जो अहमियत थी वो और बढ़ गई थी, क्योंकि शिवा ने बिना छुपाए ही अध्यक्ष के सामने कह दिया था कि वो शादीशुदा है, और उसने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया था। गरिमा खुश हो जाती है। अब वो चूंकि अध्यक्ष बन चुका था, धीरे धीरे 2-4-10 दिन वो अपना वहां का कार्यभार संभालता है और अपनी कंपनी से वो रिजाइन कर देता है और अपनी पत्नी को उस आश्रम में बुला लेता है। एक कमरा दोनों ले लेते हैं, उस कमरे में दोनों अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब शिवा अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। वो कहता है कि देखो, मुझे मानसिक शांति की जरूरत थी, अब मुझे मेरी मानसिक शांति मिल चुकी है। मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि हमारे संतान भले ना हुई हो, लेकिन गरिमा हमारी बेटी जैसी है और हमें गरिमा की शादी करनी है। इस बीच गरिमा उसकी पत्नी से मिलने लगती है। दोनों में अच्छा खासा प्यार, अच्छा खासा संबंध बन जाता है। घर की तरह सब लोग रहने लगते हैं। और फिर कुछ दिन बाद ही शिवा, उसकी पत्नी और एनजीओ जो कि आश्रम के अध्यक्ष थे जोशी जी, और कई गणमान्य व्यक्तियों के बीच शिवा धूमधाम से गरिमा की शादी कर देता है। दोस्तों, समाज चाहे जितना बुरा हो जाए, आज हमारे आसपास बहुत सारी बुराइयां भले ही फैली हों, लेकिन समाज में आज भी अच्छे इंसान जिंदा हैं, अच्छे काम करने वाले जिंदा हैं। आपने पूरी कहानी सुना होगा। कई बार आपके मन में भी हो सकता है गलत ख्यालात आए हों, गलत विचार आए हों, लेकिन गरिमा और शिवा का जो प्यार था वो पूर्ण रूप से पवित्र था। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना है कि कभी भी हम किसी भी व्यक्ति को देखें, उसके संबंध को देख के तुरंत ही निर्णय ना ले लें कि उनके संबंध गलत ही हो सकते हैं। कई बार किसी भी व्यक्ति, पुरुष या महिला को देख के हमें लगता है कि इन दोनों के संबंध गलत ही हैं, लेकिन कई बार दांव उल्टा पड़ जाता है और ये संबंध शिवा और गरिमा जैसा निकलता है, पवित्र और प्यारा संबंध। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो कुछ लोगों को, जानने वालों तक इस कहानी को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कहानी आप कहाँ से देख रहे थे, कहानी आपको कैसी लगी, कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। कहानी आप किस जगह से देख रहे थे ये भी जरूर बता दीजिएगा।